सर्वेभ्यो नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित यथायोग्य अभिवादन एवं स्वागत है। सभी सदस्य अपने अपने स्तर का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन करें। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा की जाती है। यदि कोई कक्षा में नया है और प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं। यदि आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली में विद्या योग कैसे देखें। तो सबसे पहले यदि चौथे भाव में शुक्र हो, चौथे भाव में शुक्र हो तो चौथा भाव में शुक्र का होना अपने आप में बलवान माना जाता है। अपने आप में बलवान, क्योंकि ग्रहों के खड़बल में 6 प्रकार के बल होते हैं, जिसमें एक बल दिग्बल भी है और शुक्रदेव को चौथे भाव में दिग्बल प्राप्त होता है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में फल दीपिका पुस्तक के सहारे जब पढ़ा था तो वहां पर हम लोगों ने यह भी पढ़ा था किसी किसी सूत्र में कि फलाने भाव में होगा तो यह अच्छा फल देगा। तो वहां पर विवेचना में हम लोगों ने यह पाया कि वह दिग्बली है या दिग्बली के करीब में है, इसलिए वह अच्छा फल दे रहा है। क्या यह बातें याद है आप लोगों को या नहीं है? तो ठीक, अब यहाँ चौथे भाव में शुक्रदेव दिग्बली, चौथा भाव मन का है और शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव विलासी ग्रह है, गाना बजाना नृत्य संगीत इत्यादि के शौकीन भी है, इत्यादि गाना बजाना नृत्य गीत इत्यादि के शौकीन है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि चौथे भाव में यदि शुक्रदेव हैं तो व्यक्ति कलाकार हो सकता है, गीत गाने वाला हो सकता है। अगर उस शुक्र का संबंध बुध से हो जाए, उस शुक्र का संबंध बुध से हो जाए तो गायन, अगर उस शुक्र का संबंध चंद्रमा से हो जाए तो नृत्य। अच्छा, चौथे भाव में शुक्रदेव हो जाए तो, क्योंकि चौथा भाव मन का भी है। पुस्तक में यह भी बतलाया गया है कि यदि चौथे भाव में बुधदेव हो तो कैलकुलेशन पावर बड़ी अच्छी होती है। क्या होता है? कैलकुलेशन पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। तो आप पुस्तक में पढ़ेंगे तो आप लोगों को यह मिलेगा देखने को कि चौथे भाव में बुधदेव अगर अच्छी स्थिति के हैं तो व्यक्ति ज्योतिष का जानकार हो सकता है या होने की संभावनाएं बनती है। तो ज्योतिष का मतलब गणित, ज्योतिष का मतलब गणित। आज के जमाने में गणित के कई सारे शाखाएं हो चुकी, और पहले के जो जब हम लोगों का ज्योतिष विद्या बना था या शास्त्र बने थे उस समय आज के जैसे गणित थोड़े थे। जो ज्योतिष पढ़ता था वही गणित भी पढ़ता था। पुराने जमाने में के जो गणित की एक किताब थी लीलावती, हमने आप लोगों को शेयर किया था। कभी आप लोगों ने देखा है लीलावती पुस्तक? जी गुरुजी, मैंने पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश, समझ में नहीं आई। बहुत ईमानदारी से कहूं, बहुत 2-4 लाइनें समझ में आई लेकिन बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई। हम लीलावती पुस्तक को 2-3 बार पढ़े। बस सबसे पहले ज्योतिष पढ़ने से पहले हमको लीलावती पुस्तक ही पढ़ाया गया था कि पहले लीलावती पढ़ो, समझो, इसमें से कम 10 सवाल पूछेंगे, 7 सवाल का उत्तर सही ढंग से दे दोगे तो तब मैं तुमको ज्योतिष पढ़ाऊंगा, अन्यथा नहीं। 4 बार 5 बार परीक्षा दिए थे तब जाकर पास हुए, तब जाकर हमको लोगों ने पढ़ाया। चलिए, तो वह लीलावती पुस्तक क्या था कि हम ज्योतिष पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं, उसकी एबिलिटी को दर्शाता था। पांचवा
भाव जो होता है यह सीखने का भाव होता है। पांचवा भाव सीखने का होता है। यदि पांचवें भाव में सूर्यदेव हो या बुध और राहु देव हो तो भी व्यक्ति को गणित खूब बढ़िया से समझ में आता है। आता है। तभी व्यक्ति को गणित खूब बढ़िया से समझ में आता है। खास करके ज्योतिष के लिए सूत्र है कि त्रिकोण भाव में ज्योतिष से संबंध रखने वाले, आकस्मिकता से संबंध रखने वाले ग्रह त्रिकोण भाव में हो और लग्न को भी प्रभावित करते हो, और आठवें भाव में गुरु या बुध हो। आठवें भाव में गुरु या बुध, गुरु या बुध बहुत बढ़िया व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बनता है। सूर्य देव तो अपने आप में ज्योतिष के प्रवर्तक ही हैं। तो पंचम भाव में जो ग्रह होते हैं उस ग्रह से संबंधित विषय वस्तुओं का व्यक्ति आकलन करता है या पढ़ने का प्रयास करता है, समझने का प्रयास करता है, तो सीखता है। तो पंचम भाव में जो भी ग्रह होता है उस ग्रह के गुणधर्मों के आलोक में जो विषय वस्तु बनते हैं, जो विषय वस्तु बनते हैं। अगर यहीं राहु हो जाए पंचम भाव में तो राहु आकस्मिकता भी है, राहु डॉक्टर भी है, राहु डॉक्टर भी है, राहु विषकारक ग्रह भी है, राहु विषकारक ग्रह भी है। तो पुस्तक में ऐसा भी लिखा गया कि यदि पंचम भाव में बुध राहु हो तो व्यक्ति डॉक्टर भी बन सकता है। अब हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। यदि दूसरे भाव में बुद्धियादित्य योग हो, यदि दूसरे भाव में दूसरे भाव में बुद्धियादित्य योग हो, बुद्धियादित्य योग का मतलब दूसरे भाव में सूर्य बुध हो, सूर्य एवं बुध हो, दूसरे भाव में बुद्धियादित्य योग हो, तो यह दूसरा भाव विद्या की निपुणता है। सूर्यदेव ज्योतिष के प्रवर्तक, बुध देव गणित और ज्योतिष के कारक, दोनों ग्रह विद्या की निपुणता वाले भाव में बैठ गए और आठवें भाव को भी देख रहे हैं। अष्टम भाव से भी ज्योतिष देखा जाता है, इसलिए देखा जाता है कि ज्योतिष अनुसंधान का विषय है। आठवें भाव से ज्योतिष नहीं देखा जाता, आठवें भाव से अनुसंधान देखे जाता है। तो क्योंकि ज्योतिष भी अनुसंधान ही है, इसलिए आठवें भाव से ज्योतिष का विषय वस्तु देखा जाता है, रिसर्च का विषय वस्तु भाव है। पुस्तक में यह भी बतलाया गया है कि यदि बुद्धियादित्य योग हो और शनि के द्वारा देखा जाता, हो सकता है यह जो कुंडली है यह शनि देव का अंशात्मक मान लग्न के अंशात्मक मान से काफी ज्यादा हो। क्या जयप्रकाश जी इस व्यक्ति को जानते हैं? क्या लग्न का मान और शनि का मान मालूम है? लगन है 14 डिग्री 27 मिनट का, लगन 14 डिग्री 27 मिनट का, शनि वक्री है 5 डिग्री 19 मिनट की। चलिए ठीक। पुस्तक में यह भी लिखा गया है कि यदि बुद्धियादित्य योग बन रहा हो और शनि की दृष्टि हो, और शनि की दृष्टि हो तो और
अनुसंधान क्षेत्र में प्रवीणता आता है, अनुसंधान क्षेत्र में प्रवीण प्रवीणता मिलती है, यानी कि व्यक्ति और मजबूत होता है, क्योंकि शनि पुरातत्व के कारक है, शनि पुरातत्व के कारक है। जी, पुरातत्व क्या कहा जाता है जानते हैं आप? जो पुरानी, जो ओल्ड 200 300 400 साल पुरानी या हाँ, 5000 साल पुरानी हाँ, चीजें हैं। जो विषय वस्तु काफी पुराना है उसके प्रति जानने की जिज्ञासा को दर्शाता है। सूर्य बुध की अंशात्मक मान क्या अधिकतम अंशों में है सूर्य बुध या कम अंशों में? सूर्य है 26 डिग्री के और बुध है 24 डिग्री के। तो 24 25 मान लीजिए ना, 25 मान लीजिए राउंड फिगर में ना। जी जी। ठीक, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। यदि दूसरे भाव में सूर्य और मंगल की युति हो तो व्यक्ति तार्किक हो जाता है, ऐसा पुस्तकों में लिखा गया है। एक दूसरा सूत्र भी है, यदि दूसरे भाव में मंगल देव हो, यदि दूसरे भाव में मंगल देव मंगल देव हो और किसी भी शुभाग्रह से दृष्ट हो, किसी भी शुभाग्रह से दृष्ट दृष्ट हो तो व्यक्ति तार्किक हो जाता है। यदि सूर्य के प्रभाव में हो तो प्रभावशाली तार्किक हो जाता है, यानी कि तर्क, मतलब कोई भी प्रश्न पूछिए तर्क के साथ में आपको जवाब दे। तार्किक के लिए मंगल यदि दूसरे भाव में हो, अच्छी स्थिति में हो, पीड़ित नहीं हो रहा हो, तो अकेला एक मंगल भी व्यक्ति को तार्किक स्वभाव का बना देता है। अगर उस मंगल पर सूर्य का प्रभाव हो तो और उसमें काफी ज्यादा निर्भीकता दे देता है, प्रभावशाली बातें देता है, क्योंकि सूर्य प्रभाव काफी कारक है। सूर्य प्रभाव के भी कारक है। कुंडली में कहीं भी बुद्धिआदित्य योग बन रहा हो, कुंडली में कहीं भी बुध आदित्य बन रहा हो, कहीं भी बुद्धिआदित्य योग बन रहा हो, यानी शुभ भाव में हो या 11वें भाव, एक लाभ भाव को भी, लाभ भाव में कोई भी ग्रह बुरे फल नहीं देते, 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, इसलिए 11वें भाव को भी अच्छे भावों में गिनती की जाती है। इसके स्वामी अच्छे फल नहीं देते, लेकिन इस भाव में अगर कोई ग्रह बैठ रहा है बड़े अच्छे फल देते हैं। तो केंद्र में या त्रिकोण में या लाभ भाव में कहीं भी बुद्धिआदित्य योग बन रहा हो और कम से कम ऐसी राशि न हो जिसमें सूर्य खराब हो रहे, जिसमें सूर्य खराब हो रहा हो, खराब हो रहे, ऐसी राशि न हो जिसमें सूर्य खराब हो रहे हो, तो यह बुद्धिआदित्य योग अच्छा फल देता है, ज्ञान बुद्धि की विशालता देता है, ज्ञान बुद्धि की विशालता देता है। तो उन स्थितियों में अगर मान लिया जाए कि यही 10वें भाव में सूर्य बुध की युति हो जाए, 10वें भाव में सूर्य बुध, हम यहाँ पर इन उसको 10वें भाव ना समझे, कोई भी शुभ भाव, इसको 11वां मान ले, कोई भी भाव मान, 10वें भाव हो गया था तो सूर्यदेव और दिग्बली हो गया और अच्छा हो गया। अब यहाँ पे जो सूर्य बुध की युति है तो कम से कम सूर्य तो खराब नहीं है, राशि जो हो, अब 1 नंबर की राशि है तो सूर्यदेव उच्च के हो गए, अलग बात है। अगर उच्च न भी हो, कम से कम अपने नीच राशि के न हो, कम से कम अपने नीच राशि के, शत्रु राशि के न हो।
तो विवेकशीलता विद्या काफी दे देते हैं। क्या देते हैं? विवेकशीलता विद्या काफी काफी देते हैं। इन स्थितियों में यदि कुंडली के 11वें लग्न, चौथे, पांचवें, सातवें, 9वें या 10वें भाव में, यानी कि कुंडली के शुभ भाव या 11वें भाव में बुद्धियादि योग बन रहा हो, इस स्थिति में दूसरे भाव में जो भी ग्रह बैठेंगे, जो भी ग्रह दूसरे भाव में बैठेंगे, उस क्षेत्र से संबंधित काफी अच्छा ज्ञान उनको होता है। भले पुस्तकीय ज्ञान हो, अगर है ग्रह, शुक्र ही है, चाहे देवगुरु बृहस्पति है, चाहे मंगल देव हो, चाहे शनिदेव, जो भी ग्रह हो, उस ग्रह से संबंधित ज्ञान उनके पास में काफी होता है। अब सामर्थ्य है, स्थिति ठीक है, तो व्यक्ति के पास में पुस्तकीय ज्ञान भी, व्यवहारिक ज्ञान भी हो जाएगा। अगर परिस्थितियां हायर एजुकेशन की नहीं है, तो उस ग्रह से संबंधित, व्यवहारिकता से संबंधित जितने प्रैक्टिकली ज्ञान हो सकते हैं, व्यक्ति के पास में काफी होता है। यानी कि विद्या एवं वाणी दोनों का समन्वय हो जाता है। फलदीपिका पुस्तक में लिखा गया है कि यदि सूर्य बुध की युति हो, कुंडली के शुभ भाव में हो और शुक्रदेव दूसरे भाव में हो, तो व्यक्ति नाच गाना का, कला का विशारद होता है। तो उन बातों को, बस शुक्रदेव है तो इसलिए कला का विशारद हो गया। दूसरा कोई ग्रह होते तो जो ग्रह होंगे उस क्षेत्र से संबंधित विशारद। वास्तव में सूर्यदेव सूक्ष्मता के भी प्रतीक है। सूर्यदेव किस चीज के प्रतीक हैं? सूक्ष्मता सूक्ष्मता के प्रतीक है। सूक्ष्मता का मतलब ये हुआ, ज्योतिष क्या है? सूक्ष्म भी सही है ना। हम लोग सूक्ष्म से सूक्ष्म तक सोचने, समझने या जानने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? जी। सूर्यदेव ज्योतिष के प्रवर्तक भी हैं, तो सूक्ष्मता का प्रतीक हो गया। और बुध सीखने का, तो सीखने के भी गुण और सूक्ष्मता भी आ गया, यानी कि अच्छे ढंग से सूक्ष्मता से सीखना। तो क्या सीखेंगे? तो जहां पे निपुणता है, विद्या की निपुणता है, वहां पे जिस ग्रह का प्रभाव होगा, हम उस क्षेत्र में सीखेंगे तो निपुणता कुछ ज्यादा होगी। पांचवें भाव का राहु उतना अच्छा नहीं होता, पंचम भाव का राहु उतना अच्छा नहीं होता। नहीं होता। कभी कभी यह बुरे फल भी देता है। अगर पंचम भाव में राहु अच्छी स्थिति में ना हो तो व्यक्ति को विवेकहीन भी बना सकता है, व्यक्ति को विवेकहीन बनाता है। क्योंकि वहां सीखने का भाव है, पांचवा भाव, और राहु भ्रमित करता है। लेकिन अगर राहु पंचम भाव में अच्छी स्थिति में हो तो व्यक्ति काफी अच्छा ज्ञानवान भी हो सकता है, गुण से गुण विषय वस्तुओं को समझ सकता है। ऐसा हमने पुस्तकों में पढ़ा है। चौथे भाव में यदि यही राहुदेव होते हैं, चौथे भाव में यदि राहुदेव होते हैं तो सुखों को तो खराब करते हैं, परंतु माता के लिए दीर्घायु आयु अच्छा खासा देते हैं। लेकिन माता के स्वास्थ्य से संबंधित
ज्यादा कदा तबीयत खराब होता रहेगा, ये अलग की बात है, माता से नहीं बनेगी अलग बात है, लेकिन आयु ठीक ठाक होने की संभावनाएं बनती है। अब इसके बाद में आप लोग कुंडली में देखेंगे कि कौन से ग्रह सबसे अधिक बलवान हैं। जो ग्रह सबसे अधिक बलवान होता है, आपका ज्ञान, आपके सीखने का या विद्या का रुझान उस ग्रह की तरफ थोड़ा ज्यादा ही होता है। हो जाता है। अगर देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में हो चुके हैं तो धर्म शास्त्र, नीति शास्त्र इत्यादि पढ़ने में आपकी अभिरुचि अवश्य होगी। या कानून वाली बातें, संविधान वाली बातें, नीति वाली बातें आप अवश्य पढ़ेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप न भी पढ़ते हैं तो उन विषयों का अगर कोई बात करता है तो बड़े आदर से सुनेंगे, नफरत उस विषय से नहीं। सभी साधारणतया सभी पुस्तकों में दूसरे भाव को धन भाव कहा गया है। तो धन भाव, यह काम हम जो करते हैं इससे जो आय मिलती है, हम दैनिक खर्च करते हैं, दैनिक खर्च करने के बाद में जो बचत हुआ यह है। लेकिन विद्या के लिए भी दूसरे भाव की ही बातें सभी पुस्तकों में बतलाया गया है कि दूसरे भाव से विद्या का विचार होता है। पंचम भाव का क्यों? तो यह दूसरे भाव का चौथा भाव होता है। चौथा भाव सुख का है। चौथा भाव सुख का है। तो जितना आपके पास में विद्या होगा उसी के अनुसार आपके पास में बुद्धिमता होगी। जितना आपका ज्ञान होगा उसी ज्ञान के आलोक में आपका बुद्धिमता होगा ना जी। इसलिए पंचम भाव से बुद्धिमता का विचार किया जाता है, न कि विद्या का। न कि विद्या का, यह बुद्धिमता का भाव। और जितना आपके पास में बुद्धिमता होगा तो इसका सुख भाव अव्यय है, उतना ही आप नए नए मन में आपके विचार आएंगे, आप सोचेंगे और एक नई शक्ति आपको मिलेगी। अब भावत भावम को लगा लीजिए तो इसके भावत भावम से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ आया, सभी में मेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी। भावत भावम, कुंडली का भावत भाव समझना। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। यदि द्वितीय का संबंध देवगुरु बृहस्पति से हो, परस्पर संबंध हो, तो व्यक्ति जो चीज सीखना चाहता है सीख लेता है। जो चीज सीखना पढ़ना चाहता है व्यक्ति सीख लेता है। यह एक सामान्य सा सूत्र है, सभी पुस्तकों में देखने को मिलती है। क्योंकि दूसरा भाव विद्या की निपुणता है तो देवगुरु बृहस्पति सभी विद्याओं के अकेले कारक, क्योंकि ज्ञानी है ये। ज्ञानी किसे कहा जाता है? ज्ञानी जिसके पास में ज्ञान की कमी नहीं है, जो भी प्रश्न पूछिए जवाब दे दे, वही ज्ञानी है ना जी। अब यहाँ पर एक शब्द की परिभाषा मैं कहना चाहूंगा। लोग कहते हैं पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। पंडित जी पूजा कराने जाते हैं तो पंडित जी से
भले वो कर्मकांड करते हैं लेकिन जन्म कुंडली की भी बात पूछ लेंगे कि हमारा बेटा का ही समस्या पंडित जी क्या करें। जजमान दोषी नहीं है। पंडित शब्द का मतलब है कि महाज्ञानी हो, उसके पास में हर प्रकार का ज्ञान हो, उसे ही पंडित कहा जाता है। तो जब हर प्रकार का ज्ञान है तो किसी भी प्रकार की बात पूछ लीजिए। तो जिसके पास में ज्ञान है उसी को ज्ञानी कहा जाता है। और देवगुरु बृहस्पति ज्ञानी ग्रह है, हर प्रकार के विषय वस्तुओं का ज्ञान इनके पास में है, और दूसरे किसी भी ग्रह के पास में केवल उनका ही अपना है। तो दूसरे भाव के स्वामी और देवगुरु बृहस्पति का परस्पर संबंध यदि हो जाता है तो हर प्रकार का व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शिक्षा प्राप्त कर, किसी भी विषय उसके लिए कोई भारी नहीं। और उसका उपयोग भी कर लेता है व्यक्ति, और उसका उपयोग तरह तरह का विद्या सीख लेगा, सभी विद्या का उपयोग भी कर लेगा, क्योंकि दूसरा भाव उपयोग का भी है, विद्या के उपयोग का है। विद्या का उपयोग हम कैसे करते हैं? वाणी से करते हैं, वाणी के द्वारा। तो दूसरा भाव तो वाणी भी है भाई, जितनी विद्या उतना वाणी, यानी तो जितना वाणी वही प्रयोग हुआ विद्या का प्रयोग। पुस्तक में तो यहाँ तक बतलाया गया है कि यदि दूसरे भाव में चंद्रमा हो तो व्यक्ति भक्ति प्रधान हो जाता है। चंद्रमा शुभग्रह है, मन का प्रतीक है, सात्विक ग्रह भी है, ममता है, भावना है, सती है। तो इन सबों को अगर एक जगह मिला दिया जाए तो पूजा पाठ भी हो जाता है, ईश्वर भक्ति भी हो जाती है। अगर व्यक्ति ब्राह्मण है तो कर्मकांड भी करने लगता है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा कि कुंडली से विद्या योग हम लोग कैसे देखें। तो विद्या योग देखना हो तो दूसरे भाव से देखना चाहिए। बुद्धिमता अलग चीज है, विद्या अलग चीज है। यदि बुद्धिमता देखना है तो पंचम भाव का विचार करें। बुद्धिमता कैसी होगी? यह है व्यवहारिकता। हम अब व्यवहार में अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो यह व्यवहारिकता वाली ज्ञान हो गई। वास्तविक ज्ञान यह हुआ। बहुत से व्यक्तियों को आप देखते होंगे, कि किताबी ज्ञान तो काफी है, किताबी पुस्तकीय ज्ञान तो बहुत है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान की कमी है, जिसके कारण जितना ज्ञान है उस आलोक में उसका आय नहीं है। लेकिन जिसका पंचम भाव अच्छा है, यानी कि बुद्धिमता अच्छी है, तो अपने बुद्धिमता के बल प्रभाव पर हालांकि कम भी विद्या है, लेकिन फिर भी उस कम विद्या का ऐसे ढंग से बुद्धिमता से इस्तेमाल करता है व्यक्ति कि अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों से भी अधिक कमा लेता है। कमाने में सहयोगी दूसरा भाव दिया या पंचम? भाव। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं, आज ही सुबह की कक्षा चल रही थी, वहां पे एक बहुत बड़े पदाधिकारी भी शामिल थे। मैंने उनसे पूछा है कि आपने जिन विषयों का अध्ययन आपने किया, आपने परीक्षाएं दी, आप पास किए, उस विषय वस्तु को पढ़ के, तो उस विषय वस्तु का व्यवहारिक तौर पर क्या नौकरी में उपयोग होता है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमें तो फिर पुस्तक पढ़ेगी, परीक्षाएं क्यों ली गई? तो भाई जितना हम अधिक से अधिक पुस्तक पढ़ते हैं तो वह हमारे मानसिक व्यवहारिकता की एबिलिटी को दर्शाता है। क्या करता है? एबिलिटी की को दर्शाता है। और परीक्षा में प्रश्न भी कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जो विषय वस्तु से डायरेक्ट संबंधित नहीं होते हैं। विषय वस्तु
को पढ़ने के बाद में जो हम जितना हमारा समझ बढ़ सकता है, उस समझ के आलोक में जो प्रश्न बनते हैं वही प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि हमारी बुद्धिमत्ता की वहां पे जांच होती है, न कि विषय वस्तु की जांच होती है बड़े बड़े पदाधिकारियों की परीक्षा के लिए। जहां तक मुझे ज्ञान है, मैंने आपको बतलाया, हो सकता है कि परीक्षा का कुछ टर्म कंडीशन दूसरा भी हो सकता है। तो आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि कक्षा अच्छी लगी हो तो इस कक्षा की वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें, और यदि किसी सदस्य को कोई मन में संशय हो, प्रश्न हो, तो अपने प्रश्न को रख सकते हैं।